Very good afternoon to all. I'm Dr. Tanushree and today I will be presenting my video lecture on codification of laws in India. The major provisions that are related to the codification process include a variety of things like the Charter Act made many vital alterations in the legislative system of India. In the first place, it created in the real sense an all India legislature having authority to make laws and regulations for all territories in possession and under the government of the company at that time. तो सबसे पहला जो चार्टर हम देखते हैं कोडिफिकेशन का प्रोसेस जो इनिशिएट करता है इंडियन रीजन में वो चार्टर ऑफ 1833 है। ये चार्टर एक बहुत वाइटल चार्टर है जिसमें बहुत सारे ऑल्टरेशन या चेंजेस करे गए थे इंडियन लेजिस्लेटिव सिस्टम में। सबसे पहले तो ये ऑल ओवर इंडिया के लिए एक ऐसी बॉडी बनाता है जो अब से पूरे इंडिया के लिए लॉज बनाएगा जिसको ऑल इंडिया लेजिस्लेचर के नाम से जाना जाता है। ये ऑल इंडिया लेजिस्लेचर पूरे इंडियन रीजन के लिए लॉज बनाएगा, रेगुलेशंस बनाएगा। जितनी भी टेरिटरीज उस टाइम पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आती थी उन सभी टेरिटरीज पर इनके द्वारा बनाए गए लॉज जो है वो एप्लीकेबल होंगे। द न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल हैड वाइड पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन। तो ये जो एक ऑल इंडिया लेजिस्लेचर बनता है इसके पास बहुत सारी पावर्स रहती हैं। मेजरली इन लोगों को कोई ये अथॉरिटी होती है कि इंडिया में उस टाइम पीरियड में जो भी लॉज प्रैक्टिस में थी उनको ऑल इंडिया लेजिस्लेचर ऑल्टर कर सकता था, अमेंड कर सकता था। और उसमें अगर कोई लॉ ऐसी है जो जिसकी रिक्वायरमेंट अब नहीं है तो नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर सकता है। सो इट कुड अपील, रिमेंड, amend or alter any laws or regulations in force in the said territories. It could make laws and regulations for all persons, whether British or native, foreign or others. It could make laws for all courts of justice, whether established by His Majesty's Charter or otherwise. It could legislate for all the places or things whatsoever within and throughout the whole and every part of the said territories for all servants of the company. तो ऑल इंडिया लेजिस्लेचर इंडिया के किसी भी इनहैबिटेंट जैसे कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति फॉरेन फॉरेन पर्सन हमारे यहाँ रहता है, नेटिव नेटिव इंडियन कोई रहता है, तो ये सभी लोग ऑल इंडिया लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए कानून के उस दायरे में आएंगे। तो ये ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं मेंशन था कि ऑल इंडिया लेजिस्लेचर सिर्फ नेटिव पॉपुलेशन के लिए लॉस बना सकता है, विदेशी लोगों के लिए बना सकता है। तो इंडियन रीजन में जितने भी इनहैबिटेंट्स हैं, चाहे वो विदेशी हो इंडियन है, सबके ऊपर ऑल इंडिया लेजिस्लेचर कानून बना सकता है। इसके द्वारा बनाए गए कानून इंडिया के सभी कोर्ट्स में प्रैक्टिस किए जाएंगे, चाहे वो कोर्ट कोर्ट जो है चार्टर किसी रॉयल ऑर्डर के थ्रू, चार्टर के थ्रू बनाया गया कोर्ट है या फिर ऑल्टरनेटिवली वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया कोर्ट है। तो सभी कोर्ट, सभी नेटिव फॉरेनर सबके ऊपर जो है इसके द्वारा बनाए गए कानून जो है वो चलेंगे। इट कुड लेजिस्लेट फॉर ऑल प्लेसेस और थिंग्स व्हाटसोएवर विदिन। किसी भी पर्टिकुलर इश्यू के ऊपर ये कानून बना सकता है, हर वो टेरिटरी जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा गवर्न होती है उसके लिए। इट कुड नॉट इन एनी वे ऑल्टर द प्रोविजंस ऑफ द चार्टर ऑफ 1833 itself. Neither could it change the mutiny acts, nor it could alter the provisions of any act of parliament to be passed after 1833. तो 1833 के इस चार्टर में ये भी मेंशन था कि ऑल इंडिया लेजिस्लेचर जो है कानून सबके लिए बनाएगा, सभी कोर्ट्स के लिए बनाएगा, लेकिन उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी होगी। लिमिटेशन में एक चीज मेंशन करी गई थी कि ऑल इंडिया लेजिस्लेचर चार्टर 1833 के किसी भी प्रोविजन को उसके साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। ऑल इंडिया लेजिस्लेचर म्यूटिनी एक्ट्स भी जो है वो चेंज नहीं कर सकता, या फिर क्राउन द्वारा कोई आदेश अगर दिया गया है तो उसको भी चेंज करने का अधिकार जो है वो ऑल इंडिया लेजिस्लेचर को नहीं था। अब हम देखते हैं कि अगर ऑल इंडिया लेजिस्लेचर कोई कानून बनाता है तो उसको किस तरह से रजिस्टर या पब्लिश किया जा सकता है किसी भी कोर्ट में, और क्या रिक्वायरमेंट्स थी, क्या प्रोसेस था इस पूरे इशू को, कोडिफिकेशन को आगे बढ़ाने का। Henceforth, there was no necessity of registering or publishing any law made by the Governor General in Council or any court of justice. The old rules under the regulations of the Calcutta, Bombay, and Madras governments to be binding upon the Supreme Court had to be registered with them were to be abolished. तो इससे पहले इस चार्टर 1833 से पहले क्या होता था कि गवर्नर्स जो है, कैलकाटा का गवर्नर, बॉम्बे का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर, अपनी रिस्पेक्टिव प्रेसिडेंसीज के लिए
लॉ मेकिंग या लेजिस्लेचर का काम किया करते थे, तो उनको एक एक प्रोसेस था कि जब भी कोई गवर्नर, कैलकटा का गवर्नर सपोज कैलकटा के लिए कोई लॉ बना रहा है, तो उसको उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर करना होता था। तो अब से 1833 के बाद से ये प्रोसेस बदल जाता है, तो अब से ऑल इंडिया लेजिस्लेचर जो भी कानून बनाएगा उसको उसे कहीं रजिस्टर या किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में पब्लिश करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। The governments at Bombay and Madras were deprived of their lawmaking powers. All legislative power in the country had thus been centralized and concentrated in one body, that is the Governor General Council at Calcutta. तो पहले की तरह अब मद्रास और बॉम्बे अपने रिस्पेक्टिव प्रेसिडेंसीज के लिए कानून नहीं बना सकते, लेजिस्लेशन का काम नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये लेजिस्लेशन का काम एक सेंट्रलाइज प्रोसेस के थ्रू होना था, मतलब ऑल इंडिया लेजिस्लेचर जो बनाया गया है उसके थ्रू होना जो है वो फिक्स किया गया था चार्टर ऑफ 1833 में। अब हम देखते हैं पावर ऑफ लेजिस्लेशन और किस किस अथॉरिटी के पास या उस टाइम पीरियड में किस स्कोर को इस चार्टर के थ्रू जो है वो दी जाती है। द पावर ऑफ लेजिस्लेशन वाज वेस्टेड इन गवर्नर जनरल इन द काउंसिल। The council, besides the governor general, was to have 4 ordinary members, out of whom one was to be the law member. The 3 ordinary members were to be appointed by the court of directors from amongst persons who had been servants of the company for at least 10 years. तो ये ऑल इंडिया लेजिस्लेचर में कौन कौन बैठेगा? सबसे पहले यहाँ पर ऑल इंडिया लेजिस्लेचर में गवर्नर जनरल होंगे। गवर्नर जनरल के अलावा एक लॉ मेंबर होगा और उसके अलावा 3 अदर मेंबर्स होंगे, 1 फ्रॉम ईच प्रेसिडेंसीज। मतलब एक गवर्नर जनरल है, एक लॉ मेंबर है, एक बॉम्बे का गवर्नर है, कैलकाटा का गवर्नर, या और इसके अलावा कोई भी ऐसा पर्सन, इन तीनों प्रेसिडेंसीज में से एक एक रिप्रेजेंटेटिव जाना था। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि एटलीस्ट 10 साल जिसको इंडिया में एज सिविल सर्वेंट काम करते हो गया, वो कोई भी अपनी उस पर्टिकुलर प्रेसिडेंसी का रिप्रेजेंटेशन कर सकता था। तो अब हम देखते हैं कि टोटल 5 लोग हैं इस ऑल इंडिया लेजिस्लेचर में। एक गवर्नर जनरल है, एक लॉ मेंबर है, और एक मद्रास से, एक बॉम्बे से, एक कैलकाटा से। तो 5 लोग अभी तक हमने देखा कि इस पूरे ऑल इंडिया लेजिस्लेचर को पूरा का पूरा जो है वो काम वो इनको संभालना था। The law member was to be appointed by the court of directors from amongst the person who had not been the servants of the company. The law member was not entitled to sit or vote in the council except at meetings for making laws and regulations. तो लॉ मेंबर सिर्फ जब किसी भी मीटिंग में बैठ सकता था जब सिर्फ लेजिस्लेशन का काम, अदरवाइज लॉ मेंबर को नहीं बैठना होता था। लॉ मेंबर का अपॉइंटमेंट कोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते थे, और ये व्यक्ति कोई बाहरी व्यक्ति होता था। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इंडिया में 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रखता हो, इस तरह का कोई क्राइटेरिया लॉ मेंबर के लिए या इसके अपॉइंटमेंट के लिए नहीं रखा गया। उसके बाद हम देखते हैं लॉ कमीशन किस तरीके से बनाया जाता है। सो अकॉर्डिंगली इट वाज इनेक्टेड दैट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड काउंसिल शुड एज सून एज कन्वीनिएंट आफ्टर द पैसेज ऑफ द एक्ट इशू अ कमीशन टू सच पर्सन्स as the said court of directors with the approbation of the said board of commissioners shall recommend for this purpose and to such other persons if necessary as the said governor general in council shall think fit। तो अब ऑल इंडिया लेजिस्लेचर बन जाता है। उसके बाद ऑल इंडिया लेजिस्लेचर को एक अधिकार दिया गया कि वो टाइम टू टाइम लॉ मेकिंग के लिए या पूरे प्रोसेस के लिए टाइम टू टाइम लॉ कमीशंस बैठा सके। तो इसी इसी प्रोसेस के चलते हुए हम फर्स्ट लॉ कमीशन देखेंगे। फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया, फर्स्ट लॉ कमीशन का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन इस पूरे कोडिफिकेशन के प्रोसेस में होता है। So these persons was to constitute the Indian Law Commission. They were not to exceed 5 at a time. तो सबसे पहले लॉ कमीशन में जो एक बेसिक चीज बताई गई वो कि 5 से ज्यादा मेंबर फर्स्ट लॉ इस लॉ कमीशन में नहीं हो सकते, और उन सभी लोगों को एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या टारगेट दिया जाता था कि भाई इस लॉ कमीशन के एक पर्टिकुलर ये ड्यूटीज या काम उसको जो है वो करके देना है। तो हमारे जो फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन जो इंडिया में कोडिफिकेशन का काम जो स्टार्ट करते हैं उसमें 5 लोग या 5 पीपल जो है वो रहते हैं। The commissioners were to make reports from time to time. In these reports, they were to set forth fully the result of their inquiries. तो लॉ कमिश्नर्स को ये बताया गया कि उनको टाइम टू टाइम जो है रिपोर्ट्स या ड्राफ्ट सबमिट करने होंगे,
और जितना भी उन्होंने अब तक रिसर्च किया है इंडिया में कहाँ कौन सी लॉ एप्लीकेबल है, कहाँ किसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो इस तरह की सारी चीजों की रिपोर्ट्स उन्हें टाइमली जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी ताकि उसका रिव्यू हो सके। दे वर टू सजेस्ट सच ऑल्टरेशंस एज माइट बी इन देयर ओपिनियन बी बेनिफिशियली मेड इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड पुलिस एस्टैब्लिशमेंट्स form of judicial procedure laws due regard being had to be distinction of the caste, difference of religion, and the manners and opinions prevailing among different races and in different parts of the company's territories। तो हम ये देखते हैं कि ये जो ऑल इंडिया कमीशन है, जो कोडिफिकेशन का प्रोसेस जो आगे बढ़ाएगा, इन सभी लोगों को सबसे कंसल्ट करना था। जितने भी इंडिया में उस टाइम पीरियड में कोर्ट्स थे, जितने भी उस टाइम पीरियड में पुलिस में लोग काम कर रहे थे, उन सभी लोगों को उनकी सलाह लेनी जरूरी थी कि जुडिशियल प्रोसेस में क्या डिफेक्ट्स हैं। और ये भी ध्यान में रखना था कि इंडियन कास्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके भी सेंटिमेंट्स, उनके कल्चरल ट्रेडिशंस, उनको भी टोटली इग्नोर ना किया जाए, उनकी भी ओपिनियन, उनका भी व्यू पॉइंट जो है वो इंक्लूड किया जाए। तो इसी प्रोसेस में हम देखते हैं फर्स्ट लॉ कमीशन बनता है इंडिया में एज पर द प्रोविजंस ऑफ 1833। इसमें 5 लोग बताए गए थे कि टोटल 5 लोग जो हैं वो बैठेंगे। एक तो गवर्नर जनरल बैठेगा, दूसरा लॉर्ड मैकोले जो लॉ मेंबर थे वो बैठेंगे, मिस्टर J.M. मैकलॉयड बैठेंगे, G.W. एंडरसन और मिस्टर F. मिलेट। तो ये चारों लोग जो हैं, इनके साथ साथ गवर्नर जनरल, ये सभी लोग मिला के फर्स्ट लॉ कमीशन बनाएंगे। द लास्ट 3 members of the commission were from amongst the civil servants of the company representing the 3 presidencies of Calcutta, Madras and Bombay. The commission met for the first time in 1834। तो फर्स्ट लॉ कमीशन सबसे पहली बार 1834 में बैठता है। इसमें हर कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे, हर प्रेसिडेंसी का एक रिप्रेजेंटेटिव या सिविल सर्वेंट होगा, और उसके अलावा गवर्नर जनरल और लॉ मेंबर लॉर्ड मैकोले इस लॉ कमीशन के मेंबर होंगे। द कमीशन अंडर द गाइडेंस ऑफ मैकोले प्रोसीडेड विद द वर्क ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन पीनल कोड। ड्राफ्ट ऑफ penal code, which was mainly the work of Macaulay, was submitted to the government in 1837। तो ये फर्स्ट लॉ कमीशन का एक मेजर अचीवमेंट है कि इन्होंने इंडियन पीनल कोड का ड्राफ्ट रेडी किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड मैकोले, और ये ड्राफ्ट जो है 1837 में गवर्नमेंट को सबमिट भी कर दिया गया था। इट कुड नॉट बी इमीडिएटली एनेक्टेड इनटू अ कोड, इट हैड टू वेट फॉर नियरली अ क्वार्टर ऑफ सेंचुरी बिफोर इट बिकेम लॉ। तो ये कोड जो है, या इंडियन पीनल कोड जो कि 1837 में जिसका ड्राफ्ट सबमिट किया गया, ये कोड इमीडिएटली इनैक्टमेंट इसका नहीं होता और अभी लंबा टाइम पीरियड लगता है इसको पूरा रिव्यू करने में और एक्चुअल एनैक्टमेंट। उसके बाद हम देखते हैं लेक्स लोकाय रिपोर्ट क्या है। ये भी फर्स्ट लॉ कमीशन का ही एक अचीवमेंट या उनका एक वर्क माना गया है। तो great obscurity enveloped the question of civil law. It was determined the rights of such communities as Christians, Anglo-Indians, Armenians, etc. residing in the Mopsi region. The attention of First Law Commission was directed to this question in 1837। तो फर्स्ट लॉ कमीशन का अटेंशन एक चीज पर और भी गया, जैसे कि हमारे इंडियन रीजन में मेजरली जो हिंदू कम्युनिटी थी, मुस्लिम कम्युनिटी थी, उसके अलावा बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया में आके सेटल हो चुके थे। कई सारे धार्मिक मान्यताओं के लोग जैसे क्रिश्चियंस थे, वो हमारे देश में आके बहुत लंबे टाइम पीरियड से रह रहे थे। तो इन सभी लोगों का के ऊपर कौन सी एक पर्टिकुलर लॉ लगनी थी। जैसे हमारे यहाँ था कि हिंदुओं के ऊपर हिंदू लॉ लगेगी सिविल मैटर्स में, मुस्लिम्स के ऊपर मुस्लिम लॉ लगेगी। तो इतने सारे देश के जब बाहरी नागरिक इंडिया में रह रहे हैं, तो क्या एक कॉमन लॉ होनी चाहिए जो इन सब के ऊपर एप्लीकेबल करी जाए, क्योंकि ये एक्चुअली में उतना प्रैक्टिकल नहीं है कि जज जो है पहले आर्मेनियन लॉ पढ़े या किसी फॉरेन लॉ को पढ़े। तो ऐसा सोचा गया कि क्यों ना इन सभी फॉरेनर्स के ऊपर एक सिंगुलर लॉ अप्लाई करी जाए। तो फर्स्ट लॉ कमीशन का ध्यान यहाँ पर भी जाता है। द क्वेश्चन वाज ऑफ पिक्यूलर डिफिकल्टी एंड डेलिकेसी। द गवर्नमेंट डिड नॉट वांट टू अंडरटेक एनी लेजिस्लेशन ऑन द सब्जेक्ट मैटर इन हेस्ट। The report of the commissioners was circulated to all the local governments, other courts, and other officers of judgment and experience in the several presidencies for their opinions and criticism। तो फर्स्ट लॉ कमीशन लेक्स लोकाय रिपोर्ट जो है वो सबमिट करने से पहले ड्राफ्ट जब रेडी करता है,
तो वो इंडियन रीजन में जितनी भी अदालतें होती हैं, लोकल अदालतें, कैपिटल अदालतें, सदर जिन्हें कहा करते थे, और जजेस को, उन सबको भेजते हैं ताकि उनकी ओपिनियन भी ली जा सके। तो लेक्स लोकाय का मतलब है लॉ ऑफ द लैंड। तो इस रिपोर्ट को इन सभी द्वारा स्टडी किया गया और इस पे अपनी अपनी ओपिनियन सबने दी गई। इसी तरह फर्स्ट लॉ कमीशन एक और चीज पर जो है वो ध्यान देता है, वो है जैसे इंडियन रीजन में पहले एक मान्यता थी, या पहले टाइम पीरियड में कस्टम हुआ करता था कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अपना धर्म बदलता है, रिलीजियस कन्वर्जन करता है, तो उस व्यक्ति से उसकी फैमिली या पेरेंटल प्रॉपर्टी छीन ली जाती थी, उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता था या परिवार से बाहर निकाल दिया जाता था, उसको राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था। तो इंडियन रीजन में बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज जो है जब ट्राई कर रहे थे इन लोगों को कन्वर्ट करने के लिए, तो अक्सर ये देखा जाता था कि लोग उनसे ये कहा करते थे कि वी आर रेडी टू कन्वर्ट, बट एक प्रॉब्लम ये है कि हमें पेरेंटल प्रॉपर्टी या उससे बेदखल कर दिया जाएगा इन केस वी कन्वर्ट। तो फर्स्ट लॉ कमीशन जो है एक गवर्नमेंट को इसका एक ड्राफ्ट सबमिट करते हैं, जिसको कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट 1850 के नाम से जाना जाता है। One portion of the Lex Loci report of the first law commissioners was, however, immediately implemented. According to both Hindu and Muslim laws, conversion meant forfeiture of rights of property. The Christian converts and missionaries did not like the law. तो ये लॉ जो है कि फोर्टिफिचर हो जाएगा प्रॉपर्टी का अगर कोई कन्वर्ट करेगा, क्रिश्चियन मिशनरीज को पसंद नहीं था, जिसकी वजह से फर्स्ट लॉ कमीशन एक एक्ट जो है वो निकालते हैं। और इस एक्ट के तहत, जिसको कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट कहा गया है, ऑल्टरनेटिवली फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1850 के नाम से भी जाना जाता है, तो अब से 1850 के बाद ये एक्ट जब से लागू हो जाएगा, तब से कोई भी व्यक्ति फ्रीली कन्वर्ट कर पाएगा, अपने धर्म परिवर्तन कर पाएगा, और उसको राइट टू प्रॉपर्टी भी उसका बरकरार रहेगा। Lord Macaulay, as chairman, had furnished the motive force to the first law commission. It was mainly due to his untiring efforts that the draft of the penal code had been prepared. With his retirement from law membership of the government of India, activity of the law commission ceased and it languished into inactivity. तो फर्स्ट लॉ कमीशन से जैसे ही लॉर्ड मैकोले की चेयरमैनशिप या उनका ड्राइविंग फोर्स जो है, या मोटिवेशनल फोर्स फर्स्ट लॉ कमीशन खोता है, वैसे ही धीरे धीरे फर्स्ट लॉ कमीशन डॉर्मेंसी की स्टेज पर आता है और धीरे धीरे ये टोटल इनएक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। तो लॉर्ड मैकोले एक ऐसे पर्सन थे जो हमारे देश में, जिनका कोडिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल माना गया है। तो इसके बाद एक और एक्ट हम देखते हैं 1853, या चार्टर ऑफ 1853 जिसको कहा गया है। इस चार्टर में ऑल इंडिया लेजिस्लेचर में थोड़े और चेंजेस करे गए थे, पहले के मुकाबले ज्यादा लोग अब ऑल इंडिया लेजिस्लेचर में बैठने थे। तो चार्टर ऑफ 1853 रिपील्ड मैनी प्रोविजंस, thus making law member a full fledged member of the council। तो 1833 में हमने देखा था कि लॉ मेंबर सभी मीटिंग्स में नहीं बैठ सकते थे, सिर्फ उसमें जिसमें कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव वर्क है उसमें बैठ सकते थे, लेकिन 1853 में इसको चेंज करके लॉ मेंबर को एक परमानेंट मेंबर बना दिया गया। तो अब गवर्नर जनरल जब भी मीटिंग लेंगे तो वहां पर लॉ मेंबर का बैठना कंपल्शन कर दिया गया। उसके बाद न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनता है। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब और भी एडिशनल मेंबर्स इंक्लूड कर दिए गए, जैसे कि अब से चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बैठेंगे, सुप्रीम कोर्ट के कोई एक और जज जिसे गवर्नर जनरल नॉमिनेट करे, उनका भी बैठने का प्रावधान रखा गया था। उसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अगर दो कोई भी सिविल सर्वेंट्स कोई भी दो पर्सन को और नॉमिनेट करना चाहें तो उनको भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठने की परमिशन दी जा सकती थी। तो इससे पहले भी हम देखते थे कि हर प्रेसिडेंसी का एक रिप्रेजेंटेटिव तो हुआ ही करता था लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो पुराने और नए लेजिस्लेटिव काउंसिल में बहुत सारे डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। 1853 में हमने ये देखा कि पहले के मुकाबले ज्यादा पार्टिसिपेशन है, ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन है। अब जजेस भी लॉ कमीशन या ऑल इंडिया लेजिस्लेचर का काम देखेंगे, और फर्स्ट लॉ कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया है। उसने फर्स्ट लॉ कमीशन ने एक बैकग्राउंड वर्क कोडिफिकेशन के लिए इंडिया में जो है वो किया, जिसके ऊपर बाद का सेकंड लॉ कमीशन, थर्ड लॉ कमीशन और फोर्थ लॉ कमीशन अपना फाइनल रिपोर्ट्स और एनैक्टमेंट करता है। तो उसका सारा बैकग्राउंड वर्क जो है हम ये देखते हैं फर्स्ट लॉ कमीशन जो है बहुत इफेक्टिवली अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड मैकोले उसको कंप्लीट करते हैं।
तो फर्स्ट लॉ कमीशन का ये अचीवमेंट, ये सब करने के बाद जब सेकंड लॉ कमीशन आता है, उससे पहले एक्ट ऑफ 1853 लागू कर दिया जाता है, और इसके बाद फिर से अब नया लॉ कमीशन बनने का प्रोविजन रखा गया, जिसको हम सेकंड लॉ कमीशन भी कहते हैं। लॉ कमीशन was to report his opinions to His Majesty on the matters aforesaid, and specially to report from time to time what laws and regulations should be made or enacted in relation to the matters aforesaid. But each such report had to be made within 3 years after the passing of Act of 1853. तो 1853 के बाद जो सेकंड लॉ कमीशन बनेगा, उस लॉ कमीशन में हर 3 साल बाद जो है रिव्यू होगा सारे लॉज का, एनैक्टमेंट्स का, ताकि जो है चेंजेस वो किए जा सके। So that was all about the first law commission achievements and the all India legislature's achievement. The material for this particular presentation has been taken from MP Singh's Outline of Indian Legal and Constitutional History, published by Universal Law Publishing House. So thank you all for joining. That's all from my side. Thank you so much.